लक्ष्मीकांत एक बार फिर से समक्ष है आपके सामने, और एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत है हम संसदीय मंच के साथ पार्लियामेंट्री फोरम। तो हम इसके फोरम्स पढ़ेंगे और पार्लियामेंट्री फोरम्स जो संसदीय मंच होते हैं वो पढ़ेंगे। संसदीय मंच क्या है? सबसे पहले मंच की स्थापना वर्ष 2005 में पहला संसदीय फोरम जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर गठित हुआ। इसके साथ अन्य फोरम भी गठित हुए। इसके साथ 7 अन्य फोरम भी गठित हुए। वर्तमान में 8 संसदीय फोरम कार्यरत हैं। ठीक है, 8 संसदीय फोरम है। और पहला जो है कब हुआ, आपको जैसा कि मैंने बताया 12 मई 2005 को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम के गठन का निर्माण किया। और पहला वो संसदीय फोरम था, संसदीय जो था वो जल संरक्षण प्रबंधन पर आधारित था। ठीक है, और तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने ये किया, 2005 की बात है, जिससे इस चिंतनीय मुद्दे पर सांसद सुव्याख्यात तरीके से चर्चा कर सकें तथा सदन के पटल पर इस मुद्दे को अधिक प्रभावी ढंग से उठा सकें। तदनुसार ये फोरम 12 अगस्त 2005 को गठित हुआ। 12 मई को सूचित किया कि गठित करने का निर्णय लिया है हमने, और 12 अगस्त 2005 को फाइनली गठित हो गया। 12 मई, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और फिर जून और जुलाई और अगस्त 3 महीने बाद ये गठित कर दिया 12 अगस्त 2005 को। और 3 महीने पहले 12 मई 2005 को इसके गठन की सूचना जो है तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी देते हैं। अब देखिए 2005 में जो पहला संसदीय फोरम जल संरक्षण प्रबंधन पर गठित होने की बात हुई, और फिर फाइनली 12 अगस्त 2004 को गठित हो भी गया। 2005 की बात है। तो 2005 में गठित इस फोरम के साथ जो 7 अन्य फोरम गठित हुए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो हैं, एक तो जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम। जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर 2005 में सबसे पहला यही था। इसके साथ 7 अन्य में मैं बता देता हूँ, तो टोटल 8 हैं। तो दूसरा है युवाओं पर संसदीय फोरम। युवाओं पर संसदीय फोरम 2006 में। बच्चों पर संसदीय फोरम 2006 में। जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम 2008 में। तो युवाओं पर संसदीय फोरम, बच्चों पर संसदीय फोरम और जनसंख्या और जन स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम। इसके अलावा भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु परिवर्तन पर संसदीय फोरम। इसके अलावा आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम। शिल्पकारों एवं दस्तकारों पर संसदीय फोरम। इसके अलावा जो है वह है सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पर संसदीय फोरम। तो जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम पहला 2005 में गठित हुआ, फिर 2006 में 2 गठित हुए, युवाओं पर, बच्चों पर। फिर 2008 में भी 2 गठित हुए, और वो था जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य पर पहला, और दूसरा जो है वो भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु परिवर्तन पर। फिर 2011 में एक हुआ आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम। आपदा प्रबंधन से संबंधित कोई सवाल आता तो उसमें आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम जो 2011 में गठित हुआ उसकी बात जरूर करेंगे। तो संसदीय मंचों के रूप में आपदा प्रबंधन पर संसदीय मंच जो है संसदीय मंच के रूप में ये गठित हो चुका है 2011 में। 2013 में भी 2 हुए, शिल्पकारों एवं दस्तकारों पर संसदीय फोरम। इसके अलावा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पर। तो ये थे मंच, इनके गठन की बात होगी। अब हम करते हैं मंच के उद्देश्य क्या होते हैं, मंच क्यों गठित किए जाते हैं। तो मंच के उद्देश्य, किसी संसदीय मंच या संसदीय फोरम की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, सदस्यों को एक ऐसा मंच प्रदान करना जहां वे संबंधित मंत्रियों, विशेषज्ञों तथा नोडल मंत्रालयों के प्रमुख अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर संकेंद्रित और सार्थक चर्चा कर सकें, जो परिणामोन्मुख हो और कार्यान्वयन प्रक्रिया को गति प्रदान कर सकें। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य ये हो सकता है कि सदस्यों को प्रमुख चिंतनीय विषयों के प्रति, साथ ही जमीनी वास्तविकताओं के प्रति संवेदित करना और उन्हें अद्यतन सूचनाओं, तकनीकी ज्ञान, देश के विदेशों के विशेषज्ञों द्वारा प्रासंगिक विषय के रूप में महत्वपूर्ण जानकारी दिलाना, जिससे वे सदन में तथा विभागीय स्थायी समितियों में इन मुद्दों को प्रभावकारी ढंग से उठा सकें। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण मुद्दों पर संबंधित मंत्रालय, विश्वस्त गैर सरकारी संगठनों, समाचार पत्रों, संयुक्त राष्ट्र, इंटरनेट आदि जो हैं आदि के माध्यम से आंकड़े एकत्रित कर डाटाबेस तैयार करना और उन्हें सदस्यों के बीच में वितरित करना, जिससे कि वे फोरम की बैठकों में सार्थक ढंग से भाग लें
तथा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों से स्पष्टीकरण प्राप्त करें। इस बारे में सहमति बन गई है कि संसदीय मंत्रालयों, विभागों से संबंधित स्थायी समितियों DRSC के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा और उन्हें अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करेगा और उनके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करेगा। मतलब ये है कि इस बारे में सहमति बन गई है कि संसदीय जो मंच होते हैं, संसदीय मंच मंत्रालयों और विभागों से संबंधित स्थायी समितियों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मंच जो होता है केवल एक तरीके से मंच प्रदान करने के जैसा है। संसदीय मंचों इन फोरमों का काम ये नहीं कि वो विभाग, मंत्रालयों, विभागों से संबंधित कोई स्थायी समितियां जो हैं, जैसे DRSC जो भी समितियां हैं, उनके कार्य में हस्तक्षेप करे, ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है और उनके अधिकार क्षेत्र का भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं फोरम का संगठन या संरचना की। तो सभी फोरमों के पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? सभी फोरमों के, तो सभी फोरमों के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। अपवाद है जनसंख्या पर गठित फोरम और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गठित फोरम, जिनके पदेन अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होते हैं तथा पदेन सह अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर कौन से जो मंच हैं जिनके पदेन अध्यक्ष जो हैं वो सभापति राज्यसभा वाले हैं, बाकी सबके लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो जनरली तो ये है कि सभी फोरमों के पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। अपवाद ये है कि जनसंख्या पर गठित फोरम और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गठित फोरम, जिनके पदेन अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होते हैं तथा पदेन सह अध्यक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो संबंधित मंत्री हैं, विभागों से संबंधित स्थायी समितियां हैं, उनके अध्यक्ष विभिन्न फोरमों के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक फोरम में 31 से अधिक सदस्य नहीं होते, यानी अध्यक्ष और सह अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को छोड़ दें तो इनको छोड़ करके 31 से अधिक सदस्य प्रत्येक फोरम में होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लोकसभा से अधिकतम 21 सदस्य हो सकते हैं किसी फोरम में और राज्यसभा से अधिकतम 10 सदस्य वहाँ पर हो सकते हैं। तो 21 अधिकतम हो सकते हैं, 10 ये हो सकते हैं, तो टोटल 21 और 10 31 हो जाते हैं और 31 सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष, उस मंच के अध्यक्ष, इसके अलावा सह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़ करके बाकी 31 हो सकते हैं। इन फोरमों के सदस्यों की बात करूं तो इसमें अध्यक्ष, सह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को छोड़कर लोकसभा अध्यक्ष सभापति द्वारा नामित किए जाते हैं, जिनमें राजनीतिक दलों, समूहों अथवा उनके नामित सदस्य शामिल करते हैं। जिनका संबंधित विषय में विशेष ज्ञान अथवा अभिरुचि हो, उनको किसी मंच या किसी फोरम में शामिल किया जाता है। तो रुचि यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर है, जैसा कि यहाँ बताया है कि किसी भी में मंच पर किसी की रुचि हो। जैसे लोकसभा में महासचिव विभिन्न फोरमों में सचिव होते हैं। लोकसभा के जो महासचिव होते हैं वो जितने भी फोरम होते हैं उन सभी फोरमों के सचिव होते हैं। तो ऐसा करने के पीछे जो आपको मंशा दिखाई दे रही है, वो मंशा स्पष्ट है कि एक विशेषज्ञ को किसी मंच में शामिल किया जाता है। सदस्यों का कार्यकाल उनके अपने सदन में सदस्य के साथ जुड़ा होता है। जो सदस्य होते हैं फोरम में, उन सदस्यों का कार्यकाल जो होता है अपने सदन जो होता है, कोई भी सदन जिससे वो चुना गया है, जिससे संबंधित है, वो उस सदन में सदस्यता के साथ जुड़ा होता है। कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष व सभापति को निम्नलिखित रूप में त्याग पत्र दे सकता है। फोरम का अध्यक्ष सदस्यों में एक को सदस्य संयोजक नियुक्त करता है, जो कि नियमित रूप से स्वीकृत कार्यक्रमों बैठकों का संचालन अध्यक्ष के परामर्श लेकर करता है। फोरम जो होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? ज़्यादातर में तो लोकसभा अध्यक्ष होता है, बाकी राज्यसभा सभापति होते हैं। तो जो भी होते हैं वो संयोजक नियुक्त करता है, एक को संयोजक नियुक्त करता है, एक व्यक्ति को, ठीक है, जो नियमित रूप से क्या करता है, कार्यक्रम जितने भी स्वीकृत होते हैं, जितनी भी बैठक स्वीकृत होती हैं, उनके संचालन के लिए अध्यक्ष से परामर्श लेकर के उसका संचालन करता है। इसके अलावा फोरम की बैठकें चालू सत्र में समय समय पर आयोजित होती रहती हैं। हम बात करेंगे फोरम के कार्यों की। तो कार्यों में आपको मैं कार्य दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हम समझेंगे जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम, उसके कार्य। फिर युवाओं के लिए संसदीय फोरम के कार्य। फिर हम देखेंगे बच्चों के लिए संसदीय फोरम के कार्य। और फिर देखेंगे जनसंख्या एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संसदीय फोरम के कार्य। फिर देखेंगे भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु परिवर्तन के लिए संसदीय फोरम के कार्य। फिर हम देखेंगे आपदा प्रबंधन पर आधारित संसदीय फोरम के कार्य।
और फिर देखेंगे दस्तकारों और शिल्पकारों के लिए संसदीय फोरम के कार्य, और फिर अंत में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के लिए ये फोरम जो हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने शुरू में ही जाना, यहाँ पे अलग अलग मंच हैं, और सबसे पहला मंच जो है वो 2005 में बना, जल संरक्षण और जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम। फिर युवाओं पर संसदीय, फिर बच्चों पर संसदीय 2006 में, जनसंख्या एवं स्वास्थ्य पर संसदीय, भूमंडलीय उष्णता और जलवायु परिवर्तन पर है 2008 में, आपदा प्रबंधन पर 2011 में, शिल्पकारों दस्तकारों पर संसदीय फोरम, इसके अलावा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पर संसदीय फोरम 2013 में गठित हुए। चलो शुरू करते हैं हम संसदीय फोरम के कार्य में। सबसे पहला जल संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम। तो जल संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम क्यों बनाया गया, इसका काम क्या है? तो काम ये है कि इस फोरम के निम्नलिखित कार्य होते हैं। जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम में पहला कार्य है जल से संबंधित समस्याओं की पहचान करना तथा उन पर सुझाव अनुशंसा देना, जिससे कि उन पर विचारोपरांत सरकार या संबंधित संगठन द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। तो एक तो इनका काम है पहचान करना संबंधित समस्याओं की, और फिर सुझाव अनुशंसा करना। दूसरा काम जो है वो है संसद के अपने अपने चुनाव क्षेत्र राज्यों में संसद सदस्यों के अपने अपने चुनाव क्षेत्र या राज्यों में जल संसाधन के संरक्षण में उनकी संलग्नता के तरीकों को चिन्हित करना। तीसरा है जल संरक्षण एवं उसके कुशल प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन। इसके अलावा अन्य संबंधित कार्य जैसे उचित समझा जाए युवाओं पर संसदीय फोरम जो है, इस तरह के काम भी जल संरक्षण प्रबंधन पर संसदीय फोरम से संबंधित हैं। बात करते हैं युवाओं के लिए संसदीय फोरम, तो इसकी बात हम कर लेते हैं। अन्य उचित कार्य समझा जाता है तो वो बनाया जाता है। तो युवाओं पर संसदीय फोरम क्या है? निम्नलिखित कार्य इसके हैं। पहला कार्य विकासात्मक पहलों को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं के अंदर मौजूद मानव पूंजी का उपयोग करने के बारे में रणनीतियों पर संकेंद्रित चर्चा चलाना। जन नेताओं के बीच तथा तृणमूल स्तर पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए युवा शक्ति की क्षमताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। इसके अलावा युवा प्रतिनिधियों एवं नेताओं के साथ नियमित अंतःक्रिया करना, जिससे कि उनकी आशाओं, आकांक्षाओं, चिंताओं एवं समस्याओं के बारे में जाना और विचार किया जा सके। इसके अलावा उन तरीकों पर विचार करना जिनके माध्यम से संसद की विभिन्न वर्गों के युवाओं तक पहुंच को बढ़ाया जा सके, जिससे कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनकी आस्था एवं प्रतिबद्धता बनाई जा सके तथा उनमें उनकी सक्रिय सहभागिता भी प्रोत्साहित की जा सके। इसके अलावा पांचवा जो है वो है विशेषज्ञों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अकादमियों तथा संबंधित सरकार एजेंसियों के साथ चर्चा करके युवा सशक्तिकरण से संबंधित सार्वजनिक नीति की पुनर्रचना की जा सके। ठीक है, तो ये सार्वजनिक पुनर्रचना से संबंधित यहाँ पर है, और सार्वजनिक पुनर्रचना किस प्रकार से की जा सकती है ये समझना चाहिए। मतलब ये है कि लोकसभा अध्यक्ष ने युवाओं के लिए संसदीय फोरम के 4 उप फोरमों का भी गठन किया है। अब देखिए संसदीय फोरम के 4 उप फोरमों का गठन किया। पहला है खेल एवं युवा विकास पर संसदीय उप फोरम, ठीक। फिर है स्वास्थ्य पर उप फोरम, फिर शिक्षा पर उप फोरम, फिर रोजगार पर उप फोरम। प्रत्येक उप फोरम का अपना संयोजक बनाया जाता है। जैसा कि यहाँ बताया था, लोकसभा अध्यक्ष संयोजक रूप में तय कर सकता है, जो संचालन कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के साथ है। तो अब हम बात करते हैं युवाओं के लिए संसदीय फोरम। तो युवाओं के लिए संसदीय फोरम को समझने के पश्चात अब हम समझेंगे बच्चों के लिए संसदीय फोरम। बच्चों के लिए संसदीय फोरम कैसे होते हैं? देखिए, इस फोरम के निम्नलिखित कार्य हैं बच्चों के लिए संसदीय फोरम के। तो पहला है सांसदों में बच्चों के कल्याण पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जिससे कि वे विकास प्रक्रिया में बच्चों के उचित स्थान को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नेतृत्व प्रदान कर सकें। दूसरा, सांसदों को एक ऐसा मंच प्रदान करना जहाँ की वे बच्चों से संबंधित अपने विचारों, दृष्टिकोणों, अनुभवों, विशेषज्ञ प्रचलनों के बारे में सुव्याख्यायित तरीके से कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, उन्मुखीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से आदान प्रदान कर सकें। इसके अलावा सांसदों को नागरिक समाज के साथ साथ आमने सामने होने वाले अवसर प्रदान करना, ताकि बच्चों से संबंधित मुद्दों को उजागर किया जा सके तथा स्वयं सेवी क्षेत्र, मीडिया और कॉरपोरेट क्षेत्र के साथ ही संवाद स्थापित कर प्रभावकारी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा सांसदों को संस्थागत तरीके से विशेषज्ञता प्राप्त संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों जैसे कि यूनिसेफ, अन्य तुलनीय बहुपार्श्विक एजेंसियों के साथ विशेषज्ञों के प्रतिवेदनों, अध्ययनों, समाचार पत्रों, इसके अलावा रुझान विश्लेषणों आदि के बारे में बातचीत करने के अवसर प्रदान करना। इसके अलावा ऐसे अन्य कार्य
परियोजना, कार्यभार आदि को अपने हाथ में लेना, जैसा कि फॉरम उचित समझे। तीसरा है जनसांख्यिकी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संसदीय फोरम। तो जनसांख्यिकी के लिए क्या है, देखिए इस फोरम के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, जनसंख्या स्थिरीकरण एवं इससे जुड़े मुद्दों मामलों पर रणनीति बनाने के लिए संकेंद्रित कार्य चलाना। दूसरा इसका है जन स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर संसदीय चर्चा चलाना और रणनीति बनाना। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण एवं जन स्वास्थ्य के बारे में समाज के सभी वर्गों, खासकर तृणमूल स्तर पर जागरूकता फैलाना। इसके अलावा चौथा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों के साथ जनसंख्या एवं जनसंख्या स्वास्थ्य जैसे मसलों पर चर्चा करना। बहुपार्श्विक संस्थाओं जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके अतिरिक्त WHO, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि, यूनिसेफ या UNPF जो है वो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि है, अकादमियों एवं संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ संवाद करना। बात करते हैं भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु परिवर्तन पर संसदीय फोरम। इस फोरम के निम्नलिखित कार्य हैं। भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं को चिन्हित करना, सरकार संबंधित संगठनों के स्तर पर भूमंडलीय उष्णता को कम करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई के बारे में राय देना, अनुशंसा करना। इसके अलावा उन तरीकों को चिन्हित करना जिनके द्वारा सांसदों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उन विशेषज्ञों के साथ संवाद स्थापित कराया जा सके जो कि भूमंडलीय उष्णता जलवायु परिवर्तन पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही भूमंडलीय उष्णता के न्यूनीकरण से संबंधित नई प्रौद्योगिकी विकसित करने संबंधी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा सांसदों में भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु परिवर्तन के लिए कारणों और इसके प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा उन तरीकों को चिन्हित करना जिनसे कि सांसदों को भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु परिवर्तन रोकने के बारे में जागरूकता फैलाने में संलग्न किया जा सके। इसके अलावा ऐसे कार्य जिन्हें फोरम उचित समझे कर सकता है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम देखें तो इस फोरम के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, आपदा प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं की पहचान करना, उनकी अनुशंसाएं, सुझाव देना तथा कि सरकार संबंधित संस्था पर विचार कर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही कर सके। इसके अलावा उन तरीकों की पहचान करना जिससे संसद सदस्यों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निकायों के विशेषज्ञों से बातचीत करने के लिए संलग्न किया जा सके जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बड़े हुए प्रयासों के साथ आपदा के प्रभावों को न्यूनीकरण करने के लिए नई प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं। बात करते हैं सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के लिए संसदीय फोरम। इस निम्नलिखित कार्य हैं सहस्राब्दी वाले के। तो पहला कार्य है सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को 2015 तक हासिल कर लेने में कोई अवरोध या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके बारे में संसद सदस्यों को जागरूक बनाना और उनकी समीक्षा करना, इसका पहला कार्य है। दूसरा, संसद सदस्यों को सहस्राब्दी विकास लक्ष्य यानी कि MDG के कार्यान्वयन से जुड़े विचारों, दृष्टिकोणों, अनुभवों, विशेषताओं एवं सर्वोत्तम प्रचलनों पर कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, उन्मुखीकरण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से सुसंगत रूप से चर्चा के लिए मंच प्रदान करना। इसके अलावा संसद सदस्यों को सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों से जुड़े मूल्यों यथा गरीबी एवं भुखमरी उन्मूलन, इसके अलावा सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्धि, इसके अलावा यौन समानता और महिला सशक्तिकरण, शिशु मृत्यु में कमी, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, HIV एड्स या मलेरिया एवं अन्य बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरणीय धारणीयता विकास के लिए वैश्विक साझेदारी के विकास को उजागर करने एवं चर्चा करने के लिए नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी के साथ अंतरापृष्ठ यानी इंटरफेस प्रदान करना। इसके अलावा संसद सदस्यों को विशेषज्ञ संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों तथा अन्य तुलनीय बहुपार्श्विक एजेंसियों जैसे विशेषज्ञ प्रतिवेदन, अध्ययन, समाचार एवं चलन विश्लेषण इत्यादि के साथ सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को उपलब्धि के विषय में संस्थानीकृत ढंग से बात करने में समर्थ बनाना। ये लक्ष्य जो हैं वो हैं हमारे सहस्राब्दी वाले के। इसके अलावा अन्य परियोजना दायित्व और जैसा कि फोरम उचित समझे हाथ में ले सकते हैं। तो इस प्रकार संसदीय फोरम ये समाप्त हो जाता है। फिर हम पढ़ेंगे संसदीय समूह।